Sure. Let's start with this. We'll start with this question. The number of different ways that 3 distinct rings can be worn to 4 fingers with at most 1 ring in each of the fingers. सर इससे पहले एक डाउट है सर, एन किसको लेना है और आर किसको लेना है वो समझ नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस में। N किसको लेना है, R किसको लेना है? N हाँ is the total number of things. R is the things which are supposed to be taken for arrangement. सर सर कभी मतलब 3 ऑब्जेक्ट 4 पोजीशन। 3 ऑब्जेक्ट को 4 पोजीशन में कैसे बिठाओगे यार? सर कभी आर मतलब एक सर टाइम पे तो एक तो इसमें खाली रहेगी एन 4 हमेशा। है और आर 4 3 है। ऑब्जेक्ट 3 पोजीशन में 4p3 का फॉर्मूला लगेगा। हाँ अब तक मतलब जो हम ऐसे- चीजें पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, हर एक इंसान को एक एक चीज आ रही है और चीजें अलग अलग है। आप ऐसा लॉजिकली समझ सकते हो, समझ गए? जैसे आपके पास मान लो डिजिट्स है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 डिजिट का नंबर मतलब 4 लोग हैं आपके पास। डिजिट्स मतलब आपके पास 0 to 10 जो है, 0 to 9 जो है, 10 चीजें जो है ये, या आप बोल दो 10 चीजें हैं आपके पास। अब 4 लोगों को 10 चीजें बांटनी है, हर एक को एक एक देना है, समझ गए आप? सर एक क्वेश्चन था कि सर पर इसका 5 अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल से करे तो और इजी रहता है। बिल्कुल, फंडामेंटल इज ऑलवेज और पहले पे 4 दूसरे पे 3 क्योंकि एक पे एक गया उस पे। ऐसे कर सकते सर हैं, जो बड़ा हो 5 लाख वो ऊपर आएगा और जो छोटा हो वो नीचे। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, कॉन्सेप्चुअली सब चीजें करनी है आप। सर मतलब Out of 4 things you have to select 3 and you have to permute them, so 6p3 will go. तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट्स तो 3 है और अभी अरेंज इसमें करना कुछ और है। इसमें क्या करना है, आप ध्यान से देखो। आप the number of different ways that 3 distinct rings can be worn to 4 fingers. 3 रिंग है, वो 4 हाथों में जो 4 उंगलियां हैं आपकी, उन चारों उंगलियों में 3 रिंग्स को बिठाना है। किस तरीके से बिठाना है? विथ एटमोस्ट 1 रिंग इन ईच फिंगर। एटमोस्ट 1 इन ईच मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक ही एक हो हाथ में एक आ सकती है। मतलब क्या बोल दिया उसने कि सबको एक एक देनी है। 24 विदाउट रिपीटेशन। अब सबको एक एक देनी है मतलब मान लो 4 उंगलियां हैं आपके पास, ठीक है ना? 4 उंगलियां हैं आपके पास, दिस आर 4 फिंगर्स दैट यू हैव। अब ध्यान से समझना, इन 4 में से किसी एक रिंग में क्या होगा? जैसे मान लो इसको मैं बोलता हूँ फिंगर 1, दिस इज फिंगर 2, दिस इज फिंगर 3, दिस इज फिंगर 4। अब ये मेरे पास 3 रिंग्स हैं, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3। अब रिंग्स तो कम है, ठीक है ना? वैसे हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास 5 रिंग्स होती, 4 फिंगर्स होती, तो सबको एक एक अगर देने के लिए बोलता, एटमोस्ट 1 इज टू बी गिवन। हाउ कैन यू गिव these 5 rings to 4 people या 4 fingers? तो आप क्या करते हैं भाई, पहली फिंगर के पास कोई भी 5 रिंग चली जाए, दूसरी के पास कोई भी 4 चली जाए, तीसरे के पास इस तरीके से, ठीक है ना? तो किस में से किसका सिलेक्शन हो रहा है, दैट विल डिसाइड NPR। और हमेशा क्या होता है, NR से बड़ा होता है, ये रूल है। NPR का फंडा क्या है? सर NR से बड़ा नहीं होता है। होगा ना। ये पूछने वाला था। अब इसमें क्या बोल सकते हो आप, पहली रिंग के पास चारों में से कोई भी फिंगर आ जाए, सही है? यस सर। अच्छा, अब दूसरी रिंग के पास कोई भी 3 फिंगर्स में जाए, सेम फिंगर नहीं जा सकते भाई। एक फिंगर में मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ना कि एक फिंगर में 2 रिंग्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? और नेक्स्ट में 2 चला जाएगा तो 4 3 2, सो व्हाट यू विल गेट इज 24। सर और नेक्स्ट का 64। अब नेक्स्ट का क्या करेंगे, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बोल रहा है। अरे क्यों, मतलब एक रिंग में 2 उंगलियां लगी थी। एक रिंग में 2 उंगलियां कैसे डालोगे तुम? सर तो सर तो हमने इसीलिए हमने फिंगर के रिंग पास के लिए choice है। एक उंगली में एक ही रिंग आएगी ना यार, एक रिंग 2 उंगलियों में थोड़ी बटेगी, लॉजिकल है ना? तो भाई इसमें वो ऑब्जेक्ट वाला करे तो ये उसमें कैसे होगा? ऑब्जेक्ट है ना रिंग भाई, के मान लो पास 4 चार फिंगर्स choice आर है। देयर, इस दैट इज बार टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 मतलब इस बार फिंगर के पास चॉइस है। हाँ, रिंग के इसका पास। फिंगर। अच्छा नहीं आवाज फिंगर के पास। ठीक है ना? सर मैं सर यस, सर एटमोस्ट 2 होता तो क्या करते? वो सब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ज्यादा तुम टेंशन मत लो। जो चीज बता रहा हूँ वैसे वो तुम समझो। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसी में तुमको समझ नहीं आ रहा है। एटमोस्ट 2 में क्या नहीं सर करते हैं, ये समझ गया। क्या करते हैं, तो वो सब समझाऊंगा मैं आगे तुमको। पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना,
तो क्वेश्चन तुम्हारी किताब में तुम कहीं साइड में लिख लो कि एटमोस 2 होता तो मैं क्या करता। बाद सर में बस पूछ ये लेना। पूछ रहा हूँ उसमें एनपीआर का फॉर्मूला नहीं लगता। नहीं लगेगा ना बेटा, क्यों लगेगा? एटमोस 2 के केसेस में क्या होगा? एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, वो सारा ऐड करना पड़ेगा ना केसेस, डिफरेंट निकालने पड़ेंगे हाँ। सारे। ठीक है ना? धीरे धीरे करके चलो, ऐसे ज्यादा तुम इधर उधर भटकोगे तो तुमको जो सिखा रहा हूँ वही नहीं आएगा और ये चैप्टर पूरा बाउंस चला जाएगा। ठीक है ना? ये फंडामेंटल समझोगे तो इसके ऊपर अभी तो चैप्टर को पूरा बिल्ड करने वाला हूँ। अब देखो विदाउट रेस्ट्रिक्शन, तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? 4 क्यूब। नंबर ऑफ, जो आंसर बोलना है आप मुझे मैसेज में लिख दो, कोई आंसर बोलना मत, साइलेंस रखो बिल्कुल, सबको समझने दो। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि कितने तरीके से हम 3 रिंग्स को 4 फिंगर्स में डाल सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, ये फिंगर है, ठीक है? अब रिंग्स को हमें चॉइसेस देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि क्या होगा, देखो मान लो एक रिंग है तो उसके पास कितनी चॉइसेस है भाई, या तो मैं फर्स्ट फिंगर में जाऊं, या तो मैं सेकंड फिंगर में चले जाऊं, या थर्ड फिंगर में जाऊं, या फोर्थ फिंगर में जाऊं। तो पहली रिंग के पास 4 चॉइसेस है, मान लेते हो फर्स्ट में गया, फिर सेकंड रिंग के पास जाते हैं, उसको भी चॉइस देते हैं कि भाई आप चाहो तो फर्स्ट में जाओ, सेकंड में जाओ, थर्ड में जाओ, फोर्थ में जाओ। तो सेकंड रिंग के पास भी 4 चॉइसेस है। फिर थर्ड रिंग के पास जाते हैं तो उसके पास भी 4 चॉइसेस है। So in all there are 64 possibilities in which these rings can be distributed. Now let's think it in another fashion. अलग फैशन से एक सोचते हैं। 64 वाला लॉजिक क्लियर है? अब दूसरा लॉजिक जो बच्चे सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई 3 की पावर 4 क्यों नहीं लिया सर। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट लॉजिक एज वेल। मान लो आपके पास रिंग्स है और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फिंगर है, तो पहली फिंगर के पास चॉइस है कि या तो उसके पास या तो एक रिंग ये आ जाए, या ये रिंग आ जाए, या ये रिंग आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, तीनों रिंग भी एक फिंगर के पास जा सकती है। इज इट क्लियर? मान लो, चलो मान लेते हैं कि आपने 3 चॉइसेस यहाँ लिख दी, फिर दूसरा वाला केस फिर से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दूसरा वाला केस? कि भाई अगर पहले वाले के अंदर एक रिंग गई है तो इसके पास कोई भी 2 की चॉइसेस होगी। अब 3 नहीं हो सकती इसके पास। क्यों नहीं हो सकती? कि मान लो फर्स्ट रिंग फर्स्ट फिंगर में चली गई, तो क्या वही रिंग सेकंड में भी जा सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। So this way of logic giving the answer is wrong. So that's why we are saying that 4 cube is the correct answer. Is it clear? समझ आ गया? Let's take down Yes. next question. ये ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, there are 5 MCQs in a test. First 3 questions have 4 choices each, and the next 2 questions have 5 choices each. The number of possible answers. जिन-जिनका आंसर आता है मुझे आप चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना? Okay. देखो 5 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है, उनके पास 4 चॉइसेस है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके पास 5 चॉइसेस है, ठीक है? सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स। अब नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स का मतलब क्या है? कितने अलग अलग तरीके के आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है? तो अगर मैं इसमें से बात करता हूँ तो यहाँ पे से तो कोई भी 4 आंसर्स आ जाए तो 4 क्यूब हो जाएगा। पहले में से कोई भी 4 आंसर हो सकते हैं, दूसरे में से कोई भी 4, तीसरे में से कोई भी 4, इनमें से कोई भी 5 हो सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। अरे हाँ, मल्टीप्लाई होगा। Is it clear? हाँ सर। यस सर। नोट कर लो। सर ये ऐड क्यों नहीं हुआ? एंड है ना बीच में। एंड होगा ना, हर एक क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करूंगा तभी पेपर कंप्लीट होगा ना। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पूरा, है ना? अच्छा हाँ।
भाई 2 क्वेश्चन आप ले लो, मान लो 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एक बच्चे की आंसर की होगी ए, एक की होगी ए बी, एक की होगी ए सी, एक की होगी ए डी। तो ए से शुरू होने वाली 4 आंसर्स की आ गई, फिर बी से शुरू होने वाली 4 होगी, सी से 4 होगी और डी से 4 होगी, है ना। तो टोटल 16 आंसर की आ गई। आप यहाँ से एडिशन का प्रिंसिपल लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ सर समझ गया। इसकी जगह आप 4 into 4 करते तो भी 16 आ जाता। सही है ना। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर अगर Number लास्ट of- क्वेश्चन में ब्लैंक छोड़ सकते तो एक पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती। सर क्या? पूरा नहीं, मतलब कोई सर कोई तो क्वेश्चन। सो द पूरा 5 भी क्यूब छोड़ इनटू सकते हैं। 6 स्क्वायर। -1 कर देना लास्ट में, पूरा अगर खाली छोड़ हाँ। रहा है। यस सर। Next, the number of ways of permuting the letters of the word devil so that neither D is the first letter nor L is the last letter. आपको क्या करना है, डेविल के जो लेटर्स हैं उसको कितने तरीके से आप परम्यूट करवा सकते हो सच दैट डी फर्स्ट नहीं होना चाहिए और एल लास्ट नहीं होना चाहिए। मोहम्मद का आंसर आ गया मेरे पास, हुसैन का आंसर आ गया। अच्छा, मार्क्स में मेरे पास किस किस के नहीं आए हैं मार्क्स। अलिफिया के एडवांस में कितने अलिफिया? एससी आसान। तो तीनों सर, एडवांस में 35 46 आए मैथ्स में। क्या ना करूं, मैथ्स कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा। तुम बैठ के एनालिसिस करो ना, क्या गलत हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है सर तुम्हारे मैथ्स में 37 है। साथ? सर मैथ्स में तो हर बार मतलब जल्दी उसमें ही मार्क्स जाते हैं सर। थोड़ा बेटा धीरज से करो। और जिसका देखो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है ना। सोल्यूशन मैं बताऊंगा, उस हर चीज का सोल्यूशन है। कुछ बच्चों को अगर एग्जाम का प्रेशर फील होता है तो आपको हर क्वेश्चन जो आप मॉड्यूल का करते हो उसको इस सीरियसनेस के साथ करना है कि ये मैं एज अ टेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। गिवन टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करना है उसको। जिसको भी एग्जाम का प्रेशर फील होता है कि वैसे तो मैं करने बैठता हूँ, मेरा घर पे सारा हो जाता है, एग्जाम में नहीं होता, उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आपको बैठना है, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन अगर आपने लिया है कि मैं 25 क्वेश्चन करूंगा, तो यू हैव टू स्टार्ट अ टाइमर बिसाइड यू कि मेरे को 1 घंटे में 25 क्वेश्चंस करना ही है। इससे आपका थोड़ा थोड़ा एग्जाम का फियर दूर हो जाएगा, क्योंकि यू विल बी अंडर प्रेशर व्हाइल सॉल्विंग एट होम। यू हैव टू डेवलप प्रेशर एट होम, ठीक है। होता क्या है, जब वास्ट डिफरेंस फील करते हो ना, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं घर पे तो बहुत कैजुअली एक हाथ में खा रहा हूँ, एक हाथ में सॉल्व कर रहा हूँ, एक हाथ में एक साइड टीवी चल रहा है, एक साइड व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कभी आते हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक कान में गाने चल रहे हैं, तो मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, मैं 10 चीज़ एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अगर करोगे तब एग्जामिनेशन में यू विल फील डिफिकल्टी, यू विल फील प्रेशराइज्ड, ठीक है ना। आपने वो एटमॉस्फेयर फेस ही नहीं किया, ऐसा आपको फील होगा। तो उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करो आप खुद से अपने रूम में। इस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि मैं तो टेस्ट ही लिख रहा हूँ। भले आप मैथ्स का सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, लेकिन ये एज अ टेस्ट लिखो। आप मॉड्यूल को भी सॉल्व करो तो एज अ टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है। तो दैट इज अ सोल्यूशन। तो आपका प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो, तो जस्ट गिव मी छोटा सा मिस कॉल, ठीक है ना। सोल्यूशन निकाल लो, चले। सर 37 क्वेश्चन में है। क्या है? ओके सिद्धार्थ, फिगर इट आउट, क्या सर गलत है। यस बेटा। सर मैं पहले की टेस्ट में टेस्ट के पहले सिर्फ मैथ्स ही सॉल्व करता था। इस बार बहुत कम किया मैथ्स, तो ज्यादा हो गए मार्क्स। ये भी अरे मिलता है। मत फुल। चलिए, आज का स्टोरी तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको देख लेते हैं अभी। The number of ways of permuting the letters of the word devil so that neither D is the first letter nor L is the last. तो हम क्या करते हैं, पहले तो टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। लेट्स से टोटल मैंने पॉसिबिलिटी निकाल ली, माइनस वो कर दी जब D स्टार्टिंग से है, स्टार्ट में आता है, माइनस वो कर दिया जब L एंड में आता है, प्लस वो कर दिया जब D एंड L दोनों स्टार्ट और एंड में आते हैं। बताओ क्यों? हाँ सर, ये रिपीट हो minus गया। कर दोनों में Common एक भी हो बार जाएंगे। निकल जाएगा। इंटरसेक्शन। बिल्कुल, जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो D से स्टार्ट हुआ है, तो कभी ना कभी वो L से भी एंड करेगा ही। यस सर तो मोहम्मद। सिर्फ वो केस नहीं था सर लास्ट दोनों वाला। अरे सिर्फ वो लगाओगे, D से स्टार्ट हो रहा है, L से एंड नहीं करना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन के साथ करो। फिर D से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, L से एंड करना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन लगाओ और सबट्रैक्ट कर लो, तो भी सेम बात है। सर मतलब नीदर नॉर है ना, तो सर नीदर नॉर है तो मतलब डी और एल से स्टार्ट एंड हो वही नहीं आएंगे, डी से स्टार्ट और ई से खत्म हो तो चल जाएगा।
तो हम वही तो कर रहे हैं, लेकिन हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा डी और एल दोनों, जिसमें बोलते हैं ना 2 बार चीज अनसेटिस्फाई हो गई, डी से तो स्टार्ट मतलब भी कर गया, एल से एंड भी कर गया, सर उसको इसमें हटाना पड़ेगा। कंपल्सन नहीं है कि डी से स्टार्ट होना चाहिए और एल से एंड नहीं होना चाहिए? डी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एल से एंड नहीं होना चाहिए। अब दोनों साथ में आ गए तो 2 बार फेल हो गई ना चीज, एक बार ही नहीं चला रहा हूँ हाँ, मैं, 2 चीज फेल मतलब एक बार भी फेल होनी चाहिए ना इसमें। एक बार भी फेल नहीं चलेगा। तो हाँ, टोटल कितना आ जाएगा, 120 केसेस आ जाएगा, हाँ। 5 फैक्टोरियल यस, माइनस डी से अगर स्टार्ट हो रहा है, डी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 24 24 केसेस ऐसे आ जाएंगे कि वो पीछे कुछ भी खेल होता रहे, है ना, बाकी खेलते रहे आपस में। तो एक केस ऐसा भी आएगा जब डी स्टार्टिंग में है और एल एंडिंग में आएगा, तो ये केसेस तो घटाना ही था, और एक बार घटा दिया आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब आपने एल से एंड किया यहाँ पे, उससे भी उसके भी ऐसा हो गया जब डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये टोटल तो एक्चुअली 24 आ गए, लेकिन हुआ क्या, डी से स्टार्ट होने वाले और एल से एंड होने वाले आपने 2 बार घटा दिए, अरे एक बार घटाने थे, तो ज्यादा सब्ट्रैक्ट। तो डी से शुरू होने वाले और एल से एंड होने वाले ऐसे कितने लेटर्स होंगे, तो ऐसे 6 लेटर्स होंगे। तो ये 6 लेटर्स आपको ऐड करने, क्योंकि आपने 2 बार घटा दिए, घटाने तो हैं लेकिन 2 बार थोड़ी ना घटाने, एक ही बार घटाने। तो 120 माइनस ऑफ 48 gives you 72 plus 6 gives you 78। नोट कर लो उसको, 78। यस बेटा। सर मैंने ऐसा सोचा कि जो टोटल होगा और वो उसमें से मतलब जो बीच के 3 लेटर्स है वो परम्यूट करके माइनस कर दिया, मतलब 120 माइनस 6। यस सर, मैंने वही। आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इंग्लिश क्या बोल रहे हैं? उनको लगा बाइजेक्शन चल जाएगा। अरे ऐसे चलने से क्या है, क्वेश्चन तो एग्जाम में आ गया मान लो, उसे चलाना थोड़ी अपने को, क्वेश्चन तो समझना है ना। क्वेश्चन में क्या लगा, नीदर डी नॉर एल, तो ना डी चलेगा ना एल चलेगा, ये तो इंग्लिश है। सर एंड होता तो सिर्फ डी और एल वाले। एंड होता कैसे बनेगा, इंग्लिश बताएं आप बोले स्टेटमेंट कैसा बनेगा। नहीं सर, अगर ऐसा होता कि सो दैट द वर्ड should not start with D and not end with L, so उसमें बस उसमें नीदर नॉर ये वाला केस ही नहीं आएगा। नीदर नॉर जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ना ये ना वो ना वो, हाँ तो उसमें डायरेक्टली माइनस 6। हाँ ठीक है ना, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़े और अच्छे से समझे आप। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था। देखो हुसैन, हमने क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले हमने टोटल केसेस निकाले 120, माइनस जब डी से शब्द शुरू होगा वो वाले हटाने, तो 24 ऐसे केसेस आ जाएंगे। फिर एल से खत्म होने वाले 24 शब्द आ जाएंगे, तो वो भी घटाने हैं। अब हुआ क्या, 2 बार हमने घटा दिया ऐसे वर्ड्स को जो डी और एल दोनों से शुरू और एंड हो रहे हैं। अब वो घटाने तो है, लेकिन 2 बार थोड़ी ना घटाने, तो आपको एक बार ऐड करने पड़ेंगे। तो डी से स्टार्ट हो जाए, एल से एंड हो जाए, ऐसे कितने शब्द आ जाएंगे, ऐसे 6 वर्ड्स आ जाएंगे, तो वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। चलें आगे। Yes. Let's take down next. Now let's come to the next topic that we have, combination. अब combination का मतलब क्या होता है? Combination is nothing but ways of selecting. These are the ways of selecting. Combination का मतलब होता है select करने के तरीके। Permutation क्या होता था? घुमाने के तरीके। जैसे मान लो ABCD है आपके पास, इससे 4 फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट टाइम। अच्छा हाँ। अब ABCD है आपके पास, ठीक है ना, तो ABCD में से 3 लेटर के अगर मुझे वर्ड्स बनाने हैं विथ और विदाउट मीनिंग, तो वो क्या होता था, 4P3 यस 24 शब्द बनते थे ना, ये होता था 432, सही है ना। लेकिन अगर ABC में से 3 लोगों की टीम बनानी है, 3 लोगों की टीम बनानी है। अब टीम में तो क्या है, कोई भी पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए, कोई ऑर्डर, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाना है, किस में परम्यूटेशन लगाना है। परम्यूटेशन जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट मतलब घुमाना रीअरेंज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है, मुझे 3 लोग सिलेक्ट करने हैं एक टीम के लिए, ठीक है ना। तो उनको सिलेक्ट करने के कितने तरीके, तो भाई या तो ABC एक पेयर में आ जाए या ABD एक पेयर में आ जाए, ठीक है, या BCD आ जाए, सही है। और कौन सा एक पेयर बनेगा, देखो ACD है ना। देयर आर 4। यस बेटा। सर मतलब परम्यूटेशन में एक केस अगर कंसिडर करें तो A फर्स्ट पोजीशन पे एक ही बार आ सकता था,
इसमें ए फर्स्ट पोजीशन पे भी 3 बार आ सकता है। नहीं, ये पोजीशन नहीं लिखी है मैंने, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, BCA, BDA, CDB। ये तो 3 लोग हैं। मान लो मुझे 4 स्टूडेंट है, मेरे 4 स्टूडेंट में से मुझे 3 स्टूडेंट को प्रोजेक्ट के लिए बुलाना है कि भाई आ जाओ, आज प्रोजेक्ट कुछ करना है अपने। तो 3 बच्चों को ABC को बुला लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना ए को पहले बुलाया। ABC 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट को 4 तरीके से बुलाया जा सकता है। या तो ABC को बुलाओ आप, या ABD को बुलाओ आप, या BCD को बुलाओ आप, या ACD को बुलाओ आप। ये जगह, इनमें जगह नहीं रखी हुई है। ABC मतलब फर्स्ट प्लेस पे A, सेकंड पे B, थर्ड पे C, ऐसा नहीं है। There are 3 people to be selected from you can say a team of 4 members. 3 are to be selected. So the way of doing it is now combination. तो combination यहाँ पे ABC और BCA एक ही वैल्यू गिनाती है। ABC, BCA सब एक है। 3 लोग ले रहे हैं, तो अब ABC को ले लें, BCA को ले लें, CAB को ले लें, वो सारा एक ही तरीका है। इज इट क्लियर? तो अब हुआ क्या, ध्यान से समझना। अब हुआ क्या, अब इस केसेस में हुआ ये कि जितने अलग अलग कॉम्बिनेशन थे, ध्यान से देखना, ABC एक कॉम्बिनेशन था, फिर एक कॉम्बिनेशन था मेरे पास BAC, फिर एक कॉम्बिनेशन था CAB। तो कितने कॉम्बिनेशन थे ये तो अरेंजमेंट है। एक ही कॉम्बिनेशन एक ही है। ये सारा कॉम्बिनेशन एक है, लेकिन अरेंजमेंट कितनी है? 3 अलग अलग अरेंजमेंट। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो ये ऐसे भी हो सकता है ना, ACB, ठीक है ना। फिर बोल सकता हूँ BCA, यस, ओके। फिर CBA भी बोल सकता हूँ, CBA, हाँ। ठीक है ना। तो ये कितनी अरेंजमेंट है? ये 6 अरेंजमेंट है। कितनी अरेंजमेंट है? 6 अरेंजमेंट, 3 लेटर्स की। और ये सारा का सारा ABC कॉम्बिनेशन में कितना है? सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर? यस। अगर ABC का कॉम्बिनेशन करना है तो एक ही तरीका है, तीनों को लेके। अरेंजमेंट करना है तो 3 फैक्टोरियल है। समझ आ रहा है? तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, ध्यान से समझना। सर ABC का अरेंज करना है तो अरे मतलब वो करना है तो 3 होंगे ना, एक क्यों होगा? सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। 4 लेटर के वर्ड है, उसमें से मुझे 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं। 3 की 4 है, 4 लोग हैं, उसमें से 3 की टीम बनानी है। तो ABC हो, ABD हो, BCD हो, ACD हो, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन अगर यही परम्यूटेशन करने के लिए बोला जाए तो परम्यूटेशन में 24 का जस्टिफिकेशन हम ये भी दे सकते हैं कि 6 केसेस इसके बन जाए, 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 तभी मेरे 24 केसेस बन जाएंगे। यस। इज इट क्लियर? मतलब हर 3 का जो अरेंजमेंट है, ध्यान से समझना, हर 3 का जो अरेंजमेंट है, ABC का जो ये अरेंजमेंट हो रहा है, इसको घूमने हम नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 24/6 दैट इज 4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 4 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है। तो अब मैं जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अब जो मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, दैट इज नथिंग बट जो फॉर्मूला होता है, इफ यू हैव n different things and you have to select r out of it, so the formula works out as NCR, and that formula is n factorial upon n minus r factorial by r factorial. अब ये फॉर्मूला NPR से कैसे मिलता जुलता है? अब ये देखो, अगर n में से r लोगों को परम्यूट करवाना होता तो NPR होता, वो क्या होता? n factorial upon n minus r factorial होता। दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटिंग। अब मैंने आपको क्या बताया, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्ट करना है, घुमाना नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो कितने लोग हैं? R लोग बिठाए हैं आपने, उनको घूमने नहीं देना है, तो R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सही है? वो लास्ट स्लाइड में हुआ एक बार वापस बताओ, वो 24 डिवाइड बाय 6 के बाद वाला। सर तो n is greater than r ना इसमें भी? बिल्कुल, हर एक में n is greater than r आएगा बेटा, हर एक में। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चलेगा। 6 अरेंजमेंट है, ABD के 6 अरेंजमेंट है, BCD और ACD सबके 6 अरेंजमेंट। 6 अरेंजमेंट है, यस। सर फिर उसके बाद डिवाइड बाय 6 कॉम्बिनेशन के लिए किया था। देखो, हमें सिलेक्शन करना है, मतलब जितने टोटल परम्यूटेशन है डिवाइड बाय हर एक के कितने परम्यूटेशन हुए। ABC के 6 परम्यूटेशन हुए, तो बाय 6 कर दिया ना, क्योंकि ये 6 इज दिस 6 फिगर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1। वैसे इसके भी 6 होंगे, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग दिस टू 1। इसके भी 6 होंगे, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1। इसके भी 6 होंगे, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1।
Yes, sir. ओके तो एक एग्जांपल से समझाया था. एग्जांपल ज्यादा आपको अगर ऐसा फील होता है कि यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब लिखना और समझना, आप सीधा फॉर्मूला लिख दो. n things are there out of which r is to be selected. The formula will work out as ncr n factorial upon n minus r divided by r factorial. सर Yes बेटा. सर इसमें तो अगर हम n की वैल्यू मतलब r की वैल्यू n भी डाले और 0 भी डाले, दोनों में आंसर 1 देगा, वो क्यों? बिल्कुल. देखो मान लो 5 लोग हैं, ठीक है. हाँ. 5 में से एक को सिलेक्ट करना है. 5 तरीके हैं. हाँ. ओके. 5 में से 4 को सिलेक्ट करना है, तो भी 5 तरीके हैं. भाई एक को सिलेक्ट मत करो ना. हाँ 5C1 से ये थोड़ी पता चल रहा है कि एक को सिलेक्ट करना है. मान लो एक वो इंसान है जिसको डिससिलेक्ट कर रहे हैं हम. समझ आ गया. हाँ. सिमिलरली 5C5 1 होता है. इस फॉर्मूला में पुट कर लो आप. n की जगह 5 सिलेक्ट कर रहे हैं. 5 में से 5 को सिलेक्ट करना है. हाँ. पांचों को एक- दिया. एक को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीका है. अच्छा एक एक ही तरीका है. सर हाँ ऑर्डर सर मैटर नहीं करता इसलिए. ठीक है. चलिए सबको फटाफट logic लिखते चलेंगे. समझना सारी है. चीजें लिख लो आप. फिर नोट को लिखेंगे Yes, हम. sir. नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हम समझने वाले हैं. सर लिख दो. चलिए लेट्स मूव ऑन. तो देखो इसमें एक चीज और ध्यान से समझो. आपने एनसीआर का फॉर्मूला तो लिखा. अब अगर आर की जगह में n माइनस आर में लिखता हूँ तो क्या होगा. देखो एनसी n माइनस आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ. करना क्या होता है. ऊपर वाला फैक्टोरियल, हम्म नीचे जो ये वाला है पहले तो उसका फैक्टोरियल लिखते हैं, माइनस और डिफरेंस ऑफ दीज टू, इन दोनों का डिफरेंस भी लिखा जाता है. तो n माइनस n माइनस आर तो क्या होगा. आर फैक्टोरियल ही होगा. आ रही होगा. तो हाँ. क्या मैं बोल सकता हूँ एनसीआर की वैल्यू एनसी n माइनस आर के बराबर होती है. Yes. लिखा हुआ है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लिखी Yes, है. sir. एनसीआर एनसी n माइनस आर के बराबर होता है. सर इसका एग्जांपल दो. ये लिया ना हमने एग्जांपल 5C1 और 5C4. हाँ अच्छा सर. यस सर. एक को लूं 4 को लूं एक ही बात है अगर टोटल 5 लोग हैं तो. हाँ सर ये फॉर्मूला भी फर्स्ट और distinct सेकंड object का value एक ही, सर फर्स्ट सेकंड पॉइंट का एक ही मतलब है ना. नहीं बताता हूँ मैं. पहला लिख लो पहले. सर ये फॉर्मूला भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा. सारा का सारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल और हु आर आल्सो डिफरेंट. ठीक है. चलिए should we move on now. Let's see. यस सर. So NCX जो है, अब ध्यान से समझो आप. NCX जो है वो NCY के बराबर है. तो एक तो हम बिल्कुल आंखों से देख के बता सकते हैं कि या तो X Y के बराबर हो जाए. अब दूसरी एक चीज भी हो सकती है. वो क्या होती है देखो ध्यान से समझना. आप NCY को क्या लिख सकते हो. NC n माइनस y है ना. हाँ. तो अगर सर ये मैं कलर अब नहीं दिख रहा. देखो फिर से मैं बताता हूँ. NCX और ये NCY है तो यहाँ से डायरेक्टली हम कंपेयर करके बता सकते हैं XY के बराबर है. दूसरा Yes, मैं sir. NCY को NC n माइनस y भी लिख सकता हूँ. तो यहाँ से अगर मैं n माइनस y को x से कंपेयर करूँ क्योंकि ये तो सब है ही बराबर. x क्या हो जाएगा n माइनस y हो जाएगा. तो x प्लस y कितना हो जाएगा n के बराबर हो जाएगा. सही है. Yes, sir. तो अगर NCX NCY के बराबर है तो या तो x y के बराबर होगा या x प्लस y का जो सम है वो n के बराबर होगा. यस सर. ओके यस सर. ओके. बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको याद रखना है सबको. लेट्स गो विद द थर्ड फॉर्मूला नाउ. NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1CR. इसको देखेंगे, इसको डिराइव करते हैं. चलो लेट्स डिराइव इट ओवर हियर. थर्ड रिजल्ट यही लिखा है. NCR प्लस NCR माइनस 1 इज n प्लस 1CR.
तो इसको डिराइव कैसे करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू इट। इफ यू सी ये कितना लिखा है अरे n फैक्टोरियल, n+1 दोनों टॉप पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखा है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल। सही है। नेक्स्ट, अब आप जो कम से कम कॉमन निकाल सकते हो दोनों में से बाहर निकाल लो। n फैक्टोरियल बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट r माइनस 1 छोटा है वो बाहर निकाल सकते हैं, r बचेगा। नेक्स्ट n माइनस r छोटा है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से n माइनस r निकाल सकते हो बाहर, n माइनस r प्लस 1 बचेगा। तो अब जो जो कॉमन निकाला उसको लिख लो आप बाहर। n फैक्टोरियल आपने बाहर निकाल लिया, n माइनस r फैक्टोरियल आपने बाहर निकाल लिया और r माइनस 1 फैक्टोरियल आपने बाहर निकाल लिया। सर यहाँ पे r आपके पास, माइनस 1 क्या निकाला? क्योंकि r और r माइनस 1 बेटा, r माइनस 1 छोटा है ना, छोटा कॉमन निकालते हैं ना हमेशा। मान लो 8 है और 6 है तो कॉमन क्या Okay. निकलता है 2। वहीं अगर 8 और 4 होता तो 4 पूरा बाहर आ जाता। हाँ अब देखो तो r Yes. माइनस 1 बाहर निकल गया, तो बचा क्या है ऊपर, यहाँ पे 1 अपॉन r बचा, और प्लस यहाँ पे 1। 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 बचा। सही है। अब अगर थोड़ा सा मैं एलसीएम ले लूँ, मैं इसको अलग से यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो ना यहाँ ऊपर से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये n माइनस r प्लस 1 प्लस r अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1। सही है। ओके, तो जब r मल्टीप्लाई होगा r माइनस 1 फैक्टोरियल से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, r फैक्टोरियल मिल जाएगा। सिमिलरली n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 जब आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस r प्लस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल का बन जाएगा। फैक्टोरियल। हाँ और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा आपके लिए, न्यूमरेटर में आपके लिए बन जाएगा n n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे अगर देखोगे n n प्लस 1, प्लस 1 n n फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू का n प्लस 1 फैक्टोरियल। गिव्स यू n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 और नीचे r, और ये उनका डिफरेंस लिखा है दोनों का। ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 CR लिखा है, लिख लो। फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट हुआ वो समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? सर ये सेकंड लास्ट स्टेप से जो आपने सबसे टॉप पे लिखा है ना। देखो ये सिंप्लीफाई होके क्या बने यहाँ पे, इसको अगर मैं हटा दूँ तो सिंप्लीफाई होके बन गए n प्लस 1 अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 क्या कहलाता है, 5 फैक्टोरियल कहलाता है। ये r जो टर्म है ये r माइनस 1 से बड़ी टर्म है ना, जस्ट कंसेक्यूटिवली बड़ी है, नेक्स्ट टर्म है इसकी, तो मल्टीप्लाई होकर r फैक्टोरियल देगी। सिमिलरली अगर मैं ऐसा सोचूं कि n माइनस r प्लस 1 जो है, ये n माइनस r से एक टर्म बड़ी है ना, प्लस 1 लिखा है ना, तो इससे बड़ी का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। सर बट इनके छोटे फैक्टोरियल किधर है जो मल्टीप्लाई हो गया है? ये है ना r माइनस 1 फैक्टोरियल है ना ये। अच्छा हाँ, r के पहले का पूरा फैक्टोरियल प्रेजेंट है ना, तो भाई 10 लिखा है तो उससे पहले का 9 फैक्टोरियल प्रेजेंट है, तो मिला के 10 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। यस लिख लो इसको। सर यस बेटा। सर मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि फैक्टोरियल लगा दिया सबके पीछे? नहीं लगा सकते, फैक्टोरियल कोई स्क्वायरिंग क्यूबिंग का ऑपरेशन थोड़ी है। भी मान लो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों साइड क्यूबिंग कर लिया, तो दोनों साइड फैक्टोरियल लगा दिया, ऐसे नहीं कर सकते। ओके। ये फंक्शन में आता है फैक्टोरियल? नहीं, फैक्टोरियल इज अ नोटेशन, एक तरीका है लिखने का। फैक्टोरियल में लीनियर इनइक्वालिटीज आ सकती है, सकती है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन जिसने बनाया होगा, जिस इंटेंशन से बनाया होगा, उस इंटेंशन से सॉल्व होगा ना। ठीक है, तो बिल्कुल एब्सर्ड सोचना है कि कैसे सॉल्व होगा, रटना थोड़ी है अपने को। तो क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे भैया क्या तुमने लॉजिक मतलब इसमें लगाया। क्वेश्चन नहीं बनता है। सर अभी जो जेई मेंस हुआ ना चैप्टर वाला, मतलब हमारा नहीं, ओवरऑल जो हुआ ना, तो उसका पेपर कैसा आया था? कौन सा ओवरऑल जेई? जेई हुआ ना अभी? क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं है सर 12th वालों का भी हुआ था ना वो। मैंने भेजा था यार तुम लोग को, लिंक तो भेजा था। ग्रुप में है लिंक, अरे वो वीडियो तो देखना। हमको थोड़ी समझ देखा पर कुछ समझ नहीं आ रहा। सर ने वीडियो में 3 बार बोला इस बार बहुत इजी है, इस बार बहुत इजी है। ने देखा नहीं होगा तो तेरे को पता सॉल्यूशन भी तो कितने इजी थे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो अपन को आ जाते।
चले चलो अब आगे चलो। क्या करना है पर। हाँ चलो अब जल्दी जल्दी आगे चलो। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अच्छा ये रिजल्ट याद रखना है, कैसे याद रखोगे मैं बताऊं। देखो ये याद रखना है पूरे 2 साल तक, ये चीजें सेम है, ध्यान से समझना। ये बड़ा वाला आर है, ये इससे छोटा है, तो जब दोनों का हम समेशन करते हैं, जब हम दोनों का समेशन करते हैं तो बड़ा वाला आर आता है और एन की वैल्यू 1 बढ़ जाती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लिखी थी ना आपने और फ्रिज पे लगा दी थी, वैसे लिख के फ्रिज पे लगा दो। यस सर। ठीक है ना, ये याद रखना जरूरी है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ये अभी परेशान नहीं करेगी, बाइनोमियल में परेशान हो जाओगे। इसके बाद बाइनोमियल चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तब सारे सम और सीरीज के क्वेश्चन इसी से होंगे, ठीक है ना। सर इसके बाद बाइनोमियल करोगे आप? यस कोशिश करेंगे, कोशिश चल रही है मैथ्स पढ़ाने की। कॉम्प्लेक्स तो फेज 3 ईयर के एंड में कॉम्प्लेक्स नहीं चलो है। इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करते हैं फटाफट। R into NCR is N into N minus 1 CR minus 1। सर ये हम खुद करते हैं। कर लोगे, हो जाएगा आपसे, गिव इट ट्राई। अच्छा पीएनसी की सॉल्विंग के लिए सबसे पहले आप आरडी करना, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आरडी का कर लेना। सर हो भी गई 3 एक्सरसाइज एग्जाम पहले के की। पहले ही कर दिए थे। हाँ हर एक क्वेश्चन आरडी का आपसे होना चाहिए, उसके बाद आप यस मॉड्यूल से सर। शुरू करें, ठीक है। सर मॉड्यूल भी ड्रिल 3 तक हो गई। क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। मतलब तुम हसन को टक्कर देना चाहते हो। हसन कोई बात नहीं, हसन का अभी ध्यान थोड़ा पढ़ाई में कम है, वो केवी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। सर जनवरी में एग्जाम है। बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। लास्ट ईयर कोई दाहोद से सिलेक्शन नहीं है केवी का। सर उन्होंने क्लास ही कौन से अटेंड करते थे, उनको मजा ही नहीं आता तब। मेरे से कम सर हो गया। इंटरेस्टिंग थे वो लोग क्लास अटेंड करने में। वो थोड़े इस बार भी कमजोरी है बेचारे। सर हो गया ये तो। चलिए हो गया ना, बहुत अच्छा। हो गया। अब इस रिजल्ट को याद कैसे रखना है, आप ध्यान से समझो। R इंटू NCR, तो ये जब R है ना उसको मुझे N में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा N। अब ये N बाहर आ गया तो यहाँ पे एक N कम हो गया, तो यहाँ पे एक R भी कम कर देना, सही है। ये सब याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सर वापस बताओ। देखो ये R है, R इंटू तो इसको हमको क्या करना है, N में कन्वर्ट करना है, तो ये N बाहर आएगा तो होगा क्या, एक N कम हो गया तो एक R भी आप कम कर दें, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है। अब आप कैसे याद रखते हो, आपकी टेक्निक आपके पास, ठीक है ना। अब इसको हम प्रूव करेंगे, लेट्स प्रूव दिस रिजल्ट। तो R फैक्टोरियल, R इंटू N फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, सही है। तो ये लिखा जाएगा R फैक्टोरियल जब कट जाएगा तो ये R माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, तो ये लिखा हुआ है N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। अब देखो जब इसका डिफरेंस होता है, आप ध्यान समझो NCR में होता क्या है, एक तो ये टर्म एज इट इज नीचे आती है और इसका डिफरेंस एक नीचे क्रिएट होता है। अब आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो इसका डिफरेंस कभी भी R माइनस 1 नहीं आ सकता। 1 का कहाँ से लाओगे हिसाब किताब, तो आप इसको एक काम कर लो, ठीक है ना। तो आप एक काम कर लो, इसको लिख दो N फैक्टोरियल इन, इसको N फैक्टोरियल को लिख दो आप N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल, जिसकी वजह से ही अब लिखा जाएगा N बाहर आ गया आपका, ये बन जाएगा N माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो R माइनस 1 का फैक्टोरियल और इनका जब डिफरेंस करोगे तो ये N माइनस R फैक्टोरियल ही बनेगा, 1 1 कट जाएगा, तो ये क्या लिखा गया N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1, सही है। दोनों साइड को एक स्टेप तक कर दिया LHS RHS को, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। समझो साथ में मतलब दोनों पे एक साइड इक्वेट करते हैं। कर दिया। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, सही है। चलिए ये रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट एक और रिजल्ट याद रखना है। अब इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, देखो इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्ट। देखो यस मोहम्मद, यस क्या क्या बोल रहे हैं मोहम्मद। सर मतलब मेरे डिवाइस, मैं दूसरा डिवाइस यूज कर रहा हूँ तो उसमें वो सब ऑप्शंस जा नहीं रहे, तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ बताओ। तो स्क्रीन छोटी कर दो। स्क्रीन छोटी कर दूँ, ये देखो अभी ठीक है। हाँ सर।
चलो स्क्रीन छोटी में लिखना तो इधर लिखते हैं, लिखो। देखो अब देखो आपने प्रीवियसली रिजल्ट लिखा हुआ है R इंटू एन सी आर इज एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब इसी फॉर्मूला में आप n की जगह n प्लस वन रिप्लेस कर दो, r की जगह r प्लस वन कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया? r प्लस वन n प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन एन सी आर। अब ये r प्लस वन को उचक के यहाँ ले जाओ, n प्लस वन को इधर ले आओ, तो बन जाएगा n प्लस वन सी आर प्लस वन बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर बाई आर प्लस वन। सही है ना? तो ये रिजल्ट को मैं याद नहीं रखूंगा, इसको मैं इसी तरीके से हर बार कन्वर्ट करूंगा। दिस इज व्हाट आई डू। थोड़ा मेरे दिमाग में क्या जगह कैपेसिटी कम है, स्टोरेज कम है उसका, तो उसको हम हर सही जगह के लिए यूज करेंगे। हम प्रीवियस रिजल्ट को याद रखेंगे और ये रिजल्ट उसमें से हम डिराइव करेंगे। चलें आगे। सर सेकंड स्टेप से वापस बताओ। देखो सिद्धार्थ, हमने क्या किया, n की जगह n प्लस वन रिप्लेस किया, r की जगह r प्लस वन रिप्लेस कर दिया। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा ऐड आपने बस वैल्यू n की n प्लस वन। ओके ओके। हाँ जैसे n2 रख सकते हैं, कभी 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। चलें आगे। यस चलो लेट्स टेक दिस लास्ट फॉर्मूला। ये बहुत काम आएगी। कब काम आती है ये? जब आपके पास तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिया हुआ है ना। कभी मान लो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखे, रेशियो दिए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है ना r और r माइनस वन, ये एग्जैक्टली कॉन्जिक्यूटिव है। अगर r की जगह मैं 5 रखता हूँ तो एक NC4 है और एक NC5 है। ये तो कॉम्बिनेशन है ना। हाँ, जब भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं भाई, ये कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा। NC4 कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, NC5 कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो अगर NC4 और NC5 जैसे कुछ टर्म्स दिख रहे हैं तो इनको बार बार मैं खोलूं। देखो ये सब प्रॉपर्टी हम कब डिराइव जैसे कर रहे हैं वैसे डिराइव एग्जाम में भी हो जाएगी, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। इतना टाइम नहीं होता बैठूंगा मैं फॉर्मूला प्रॉपर्टी डिराइव करूं, डिराइव करने के बाद प्रॉपर्टी दिखे मुझे, फिर मैं सोचूं कि अच्छा ये प्रॉपर्टी लगेगी क्या। तो आपको पहले प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तब आप उसको लगा पाओगे ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस ठीक है ना? तो पहले हमको प्रॉपर्टी, इसीलिए हम प्रॉपर्टी याद रखते हैं भाई। एग्जाम में भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में डिराइव करेंगे तो कौन सी डिराइव करें तो कैसे पता चलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना? तो इसीलिए आपको हमेशा प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और ये डेरिवेशन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कभी मैं एग्जाम में अगर भूल गया यार एक तो प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी थी जिसमें NCR अपॉन NCR माइनस वन होता था, लेकिन क्या होता था पता नहीं, तो एक बार निकाल ही लेता हूँ क्या होता था। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, जो नीचे वाले हैं इनका डिफरेंस, तो n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई जो ये है r। ठीक है, तो सर मैं इसको याद कैसे रखूंगा? देखो मान लो NC5 बाई NC4 है, तो अभी मैंने क्या बताया, नीचे वाले का डिफरेंस, तो ऊपर n-4 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। ये रिजल्ट डायरेक्टली इतना शॉर्टकट से लिखा जा सकता है। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, यही आएगा। सही है? यस सर। यस सर। चलो जनरली अगर हम चाहते हैं इसको हम जनरली सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल सिंपली डिवाइड करना हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और ये r माइनस वन फैक्टोरियल। सही है? r माइनस वन जब कटेगा तो r बचेगा, n से n कटेगा। अब n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन में बड़ा कौन सा है? n माइनस आर प्लस वन बड़ा, तो ये बच के ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन, और एक r बचा हुआ है तो वो नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर? प्रीटी इजी। चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ k कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय k फैक्टोरियल। मतलब अगर कोई 5 इंटीजर्स है मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव मैंने लिए, तो वो हमेशा 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। इसका सबूत क्या है, प्रूफ क्या है?
अच्छा, कोई ना कोई फैक्टर 5 से डिविजिबल होगा, फिर दूसरा कोई फैक्टर 4 से होगा, फिर 3 से, फिर एक 2 से, ऐसा बोल क्योंकि उस सकते हैं। नंबर तक उसके पहले वाले सारे नंबर सर क्योंकि मल्टीप्लाई हो 5 नहीं हम कॉन्जिक्यूटिव ऐसा नहीं नंबर्स बोल ले रहे तो ऐसा हम नहीं बोल रहे। देखो तुम गलत समझ रहे हो मोहम्मद हसन, तुम सही समझ रहे हो। मोहम्मद ऐसा नहीं बोला, उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव, मतलब मान लो 7 8 9 है, 3 नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव, तो ये 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। यस, और उसके फैक्टर्स प्रेजेंट 11 12 13, तो ये 3 फैक्टोरियल से अच्छा होगा। ऐसे। हाँ। इसका सबूत क्या है, बोलो प्रूफ होंगे ही। सर उनके फैक्टर्स आ जाते होंगे। ट्राई करके सर देख। इसको n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 लिख के करें, फिर इससे कुछ आए। सर किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर में 2 का मल्टीपल होता है, किसी भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर में 3 का मल्टीपल होता है। हाँ सर, वैसा अगर कोई भी 4 है तो उसमें 4 का मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा, 2 का भी होगा, और 1 का तो है ही। ये मुझे मैथ्स का आंसर चाहिए, एसएस इंग्लिश वाला आंसर। मैथमेटिक्स। सर रुको 5 मिनट दो। Sir, every nth number is divisible by m. तो उससे हम कैसे प्रूव करेंगे? सर रुको, हमें तो बोला है कि what we have been asked to do is कि 3 प्रोडक्ट है, जैसे मान लो 11 12 13 है, तो ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गई क्योंकि 12 है इसके अंदर। बट ऐसे हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं किसी भी 3 के लिए? k से ही डिविजिबल होगा ना? k से होगा तो k फैक्टोरियल से भी होगा ना? फैक्टोरियल से होगा, हम तो ये बोल रहे हैं। उससे भी तो होगा 12, देख तो। अगर k से होगा तो k फैक्टोरियल से भी होगा। नहीं, अगर k फैक्टोरियल से होगा तो हाँ, ये से पहले वाले सारे नंबर से भी होना चाहिए, वो भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, अब अगर बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ k कॉन्जिक्यूटिव इज डिविजिबल बाय k फैक्टोरियल, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है ना, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, और इसको आप जनरलाइज करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो 4 नंबर मैंने ले लिए, या कोई भी 3 नंबर ले लिए, मान लो 17 18 और 19, सही है। तो बोला गया है कि प्रूव करके बताइए 17 18 19 का जो प्रोडक्ट है वो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 16 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये 19 फैक्टोरियल बन गया, ये 16 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल बन गया। फिर 19C3 लिखा है। 19C3 है, हाँ। जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस होता है वो तो कोई इंटीजर होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते आधा सिलेक्शन कर लेते हैं, वो सिलेक्शन। अरे यार, तो दिस इज आल्सो एन इंटीजर वैल्यू। अब भाई ये तो मतलब ऐसे पता ही होगा नहीं। क्या पता प्रूव कैसे करने का था, वही तो बात प्रूव थी। कैसे करेगा? तो सर 19C3 से मतलब कंफर्म कैसे हुआ कि मतलब वो डिविजिबल ही है? डिवीजन करा तो ये एक बोल सकते हैं, डिवीजन हमने करा तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू आई। अब इंटीग्रल वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। हाँ, नंबर ऑफ वेज कैसे 1.5 2.5 हो सकती है? ठीक है ना। तो अब अगर आपने कोई भी देखो, इसको प्रूव कैसे करेंगे आप, तो ये प्रूफ आप खुद से कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ k कॉन्जिक्यूटिव, सो लेट्स स्टार्ट, वी आर स्टार्टिंग विद r plus 1, then let's say we have r plus 2, so we'll be going till r plus k and then divide by k factorial. So what you do is इससे पहले वाले फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड, बिल्कुल r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें आप, तो ये क्या हो जाएगा r plus k फैक्टोरियल, और नीचे k फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, r plus k c r हो जाएगा, या r plus k c k बोल दो आप। हाँ। तब ये r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो मतलब कैसे आइडेंटिफाई? 17 था तो 16 से गया, तो मतलब अभी माइनस बता दिया ना मैंने। अभी इसके बाद से तुमको आइडिया आना चाहिए, एक बार तो पहले तो सीखना पड़ेगा ना, कोई तो सिखाएगा, तो सिखा दिया मैंने। अब इसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि कैसे मैं कंक्लूड करता हूँ चीजों को, क्योंकि देखो ये चीजें सीखनी क्यों है हमें, क्या पता ऑप्शन में कभी कुछ आ जाए कि ये जो एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई होके कभी इंटीजर वैल्यू देगा, कभी रेशनल वैल्यू देगा, कभी नेगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा, तो कंक्लूजन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यू कैन ऑलवेज थिंक कि हाँ सर ने ऐसे मल्टीप्लाई किया था और इसको कन्वर्ट किया था सबको एक फैक्टोरियल नोटेशन से, तो कुछ कंक्लूजन 17C3 17P3 बन रहा था। ओके, चलें आगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। r का वैल्यू क्या होगा?
सर 3 आ गया? तो स्क्रीन छोटी करो ना, दिख नहीं रहा। देखो देखो अभी ठीक है? 3 मुझे लगता है बेटा तुम्हारा जूम हो गया है, उसको डबल टैप करो या कुछ ऐसे करो तो जूम इन हो जाए। नहीं सर, मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं एक बार स्क्रीन पर टैप करता हूँ ना, तो वो ऑप्शंस जल्दी से जाते नहीं है। हाँ सर सर वो ऑप्शन 1.5 वो सर मेरे में भी होता है कभी कभी। तो बेटा तुम्हारे में अब मैं क्या बोलूं, सीधा मेरे में क्या स्वाइप नहीं कर, होता। पूरा नहीं आधा स्वाइप कर, मतलब ऐसे स्क्रीन तुम्हारे पे। में जूम में प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं सर, मतलब वो ये म्यूट स्टार्ट वीडियो शेयर ये फीफा सब खेलने में ऑप्शन तो ऐसा जाते नहीं हो रहा हैं। है। नीचे की चाइनीज डायरेक्शन भी, में स्वाइप चाइनीज कर। ऐप भी नहीं चलती। चलो अभी इधर आ जाओ। अब देखो कैसे इसको करेंगे। 3r की जो वैल्यू है और r+3 की जो वैल्यू है तो ये वो कितना हो जाएगा? 15 15 के बराबर हो जाएगा। तो 4r की वैल्यू 12 हो जाएगी तो r की वैल्यू 3 हो तो जाएगी। इसमें ऐसे नहीं कर सकते 3r = r+3? यस सर, करके देख लो क्या आ रही है r की वैल्यू। अलग आ 3 रहा by है। 2 डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में। 1.5। तो भाई 15 में से 1.5 सिलेक्शन कर सकते हैं क्या अपन? ठीक है ना? वेरी मच लॉजिकल है ना? सर क्या किया नहीं समझ में। क्या किया? अभी लिखवाया था ना NCR, ये भूल गए क्या? ये सेकंड वाला भूल गए आप? x + y की वैल्यू n हो सकती है ना, दोनों को ऐड करके n के बराबर कर दो। अच्छा तो ये वो क्या लिखा हुआ है आपके पास? ये वाला था क्वेश्चन। सर 15 तो इससे कभी 2 आंसर आ सकते हैं कभी भी। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बन सकता है। तो अलजेब्रा है ना। अभी सॉल्व हमने क्या किया? लीनियर इक्वेशन किया जैसे बचपन में हाँ करते थे। तो सर मतलब हाँ फिर सर क्या आइए। करने का? तो सर 2 मतलब आंसर आ हर रहे हैं तो बार एक दोनों आंसर नहीं चेक कर बनेगा। लेंगे। दोनों दो आंसर चल आंसर आ रहे हैं तो तुम्हारी चेक कर लो ना भाई। मर्जी। एक की वजह से देखो, मान लो सॉल्व करने पे वैल्यू r की आ गई -1, तो क्या r की वैल्यू नहीं सर -1? दोनों पॉजिटिव आए तो। भाई मैं तो बोल रहा हूँ मान लो नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, पर प्रॉब्लम तो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में तो प्रॉब्लम नहीं, तो दोनों ही चल जाएगी। मान लो चलो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा है 15c 2r - 1 और r की वैल्यू, या मैं बोल दूं 2r - 4 और r की वैल्यू मान लो 1 आती है, तो क्या चलेगी इसमें? नहीं चलेगी। लॉजिकली सही नहीं है ना? 15 में से -2 का सिलेक्शन करना है ना, इसमें अटपटा लगता है। तो इसमें भी डोमेन चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा ना, जब इक्वेशंस बनेंगे तब चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर इतनी जल्दी पता कैसे चल जाता कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा है? किसको? मैं तो ढूंढ रहा था कौन सा लगा। बेटा कैसे पता चला? देखो आपको भी पता चलेगा। ये n की वैल्यू तो सेम है ना, दोनों में 15 है, तो अब r में बराबरी होनी चाहिए। तो वो कब होगा? जब दोनों का सम n के बराबर हो जाए या दोनों r की वैल्यूज इक्वेट हो जाए। तो इक्वेट करने से तो नहीं पता चल रहा है ना। चलो अब ये क्वेश्चन ले लो। अब इसमें क्या फॉर्मूला सर लगाओगे? किसी फ्रैक्शन का फैक्टोरियल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, सबसे पहली क्लास में क्या बताया था? वो तो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव फ्रैक्शंस का नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर। तो मेरे को लग रहा है थर्ड वाला लगेगा। डेफिनेशन लिखवाई नहीं थी क्या मैंने आपको? व्हाट इज फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल, दैट ऑफ फर्स्ट सर एंड क्योंकि एक क्वेश्चन में मतलब एमसीक्यू में आंसर वो r की वैल्यू क्या बोलते हैं इसमें फ्रैक्शन में आ रही थी। हाँ तो उसमें फिर फ्रैक्शन से किया तभी आंसर नहीं चलेगा। r की वैल्यू फ्रैक्शन में यहाँ पे फैक्टोरियल में कभी नहीं चलेगा। आधा फैक्टोरियल, 1.5 फैक्टोरियल, 2.5 फैक्टोरियल, 3.5 नहीं चलता। फैक्टोरियल शुड बी नंबर्स, इंटीग्रल वैल्यूज। ओके चलो अब इसको कैसे करेंगे? अभी NCR by NCR -1। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो पहले दो को ऐड भी कर सकते हो। सर सबको ऐड कर दिया। इक्वल टू 120। अरे एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। फिर वो n+1 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? NCR upon NCR minus 1 का रेशियो, दैट वुड बी 84/36। 7/3 इक्वेशन बना लो यहाँ से। 6 से डिविजिबल है 12 अरे ये नहीं है। अच्छा 12 से भी है तो 3 आ जाएगा। 7 है ना, 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3n - 3r + 3 इज 7r। सही है ना? हाँ 10r - 3n इज 3। सही है ना? नेक्स्ट दूसरा ले लेते हैं। अब इसको फर्स्ट को और लास्ट को लो, तो NCR + 1 upon NCR
n माइनस आर बाई आर प्लस 1, सही है ना? यस। इन दोनों का डिफरेंस और ये डिनोमिनेटर में एज इट इज, ये कितना आ जाएगा 126/84, सही है ना? 14 का टेबल जाएगा, 14 का 6, 14 का 9, 3/2, सही है ना? तो 2n माइनस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3, तो बोल क्या सकते हैं यहाँ से 5r 2n माइनस 3 प्लस 2n, तो ये आ जाएगा माइनस 2n इक्वल टू 9 इंटू 2 माइनस इक्वल टू 3 इंटू 2 कर देता हूँ इस एक्सप्रेशन से क्लब करने के लिए। n इक्वल टू 9, n का वैल्यू क्या आ रहा है? 9 आ रहा है इधर से, r3 और r कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है ना? तो चेक कर लो, ऐसे करना है इसको, ठीक है ना? स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से समझ लो आप, ठीक है? सर ऐसा कुछ तो पढ़ाया भी नहीं था स्कूल में तो। हाँ सर, चैप्टर के कब बाइनोमियल थोड़ी पढ़ाया अभी आपने सर। नहीं नेक्स्ट क्लास में चालू हो जाएगा बाइनोमियल। क्या बात करें, वेरी गुड, ऐसे करें आप। ओके चालू होगा बताऊं सर। वो जो वो रहेगा ना पेपर डिस्कशन, वो 10 मिनट बाद रखो ना। ठीक है, अरे हाँ टाइम हो गया पेपर डिस्कशन का, अभी 5 मिनट। चलो प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अरे ये तो आसान है, क्या करेंगे सर, कर लो, चलो इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लोगे इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा। अच्छा ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लो स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब स्कूल में एग्जाम लिखने जाते हैं एक बार इसको देख के जाएंगे, ठीक है ना? सब आपने बोला स्कूल में नहीं आएगा क्या? और ऐसा बोला बाइनोमियल। भाई मैं तो उल्टा बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है तो मैं कौन सा मसला स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, मेरे को ऐसा सुनाई दिया। नहीं स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये, स्कूल में ऐसे पपलू पूछते हैं चीजें, वो तो अपने को आनी चाहिए। सर 91 आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर इस रेट से तो जनवरी तक भी सिलेबस नहीं चलेगा हमारा मैथ्स में, जल्दी खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है। चलो ठीक है ना, तो कैसे करेंगे आप? इसी साल पढ़ा देंगे। हाँ, NCX इज इक्वल टू NCY, तो x की प्लस y की वैल्यू n के बराबर होती है, हमने अभी देखा था ये। तो 6 + 8 कितना हो गया? 14 हो गया, तो n का वैल्यू क्या होगा? 14 होगा। तो आपको 14C2 ढूंढना है। 14C2 क्या होता है? 14 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? 14 × 3 13 अपॉन 2 तो 7, दैट इज 91। अब देखो कभी भी फैक्टोरियल इतना मैं लंबा लिखता नहीं हूँ। 14C2 का मतलब क्या होता है अभी समझ लो आप, मैं आपको शॉर्टकट समझा देता हूँ। जब भी 14C2 लिखा है तो हमें दिमाग में चीज पता है, 14 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 12 आएगा, तो 14 से 12 जब कटने की कोशिश करेगा तो 14 और 13 ऊपर बचेगा और नीचे 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो शॉर्टकट से हमेशा 14 × 13 भाई 2 मतलब 2 ही जगह का फैक्टर, 2 ही नंबर लिखो इसके साथ बाद वाले और नीचे 2 फैक्टोरियल लिखो। लास्ट क्वेश्चन में n6 था, 7 × 39 लास्ट क्वेश्चन में n9 था बेटा और r3 9 था। हाँ सही है। तो कभी अगर बोला गया कि 15C4 निकालो, 15 × 14 × 13 × 12 बाय 24 4 फैक्टोरियल 91 × 15 7 था, ठीक है ना सर? कितने फैक्टोरियल तक याद रखना चाहिए ऐसे? 100 याद रखना चाहिए। देखो याद एक्चुअली आप रखने की कोशिश नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। इतनी बार कैलकुलेशन में आएगा 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 720 होता है, तो याद सर आता है। 5 तक तो याद भी हो गया। ऐसे ज्यादा तो क्वेश्चन 1365 40320, ठीक है ना, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, खुद को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे सर 10 मिनट बाद रखो ना सर। यस, लेट्स मीट अप एट नाउ 6:40, ठीक है ना? 6:40 को मिलते हैं। सर आप थोड़ी अटक रहे हो।